दो चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है, दो सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे आप लोग को। कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा। मैं योद्धा नहीं हूँ। बाकी एक एपिसोड अभी आ रहा, बाकी एक एपिसोड अप्रॉक्स 10 बजे करीब आएगा। दोनों 1.5 घंटे के एपिसोड होंगे और डेली एपिसोड आएगा, कंप्लीट सीरीज़ होंगी। और नई सीरीज़ स्टार्ट है, डेली 1 घंटे का एपिसोड और प्रीमियम वॉइस है, और इसी वॉइस में कंटिन्यू रहेगा डेली का। और कंप्लीट सीरीज़ हम लोग इसकी भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पर। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये दीवार असाधारण रूप से कठोर थी। उसका वॉसवॉर्ड डिवाइन एम्परर स्तर का शस्त्र था, फिर भी हर वार पर केवल चिनगारियां उड़ती और एक वार से मुश्किल से 1 मीटर गहरा निशान बनता। ये स्पष्ट था कि यदि दीवार साधारण होती तो इतने शक्तिशाली पर्ल्स इतने युगों तक सुरक्षित नहीं रह पाते। लगातार वार करते हुए 10 मिनट बाद भी वह दीवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही काट पाया। समय बहुत लग रहा था और शिवम को चिंता होने लगी कि कहीं अन्य लोग आकर इन बाओगुई पर्ल्स को न ले जाएं। तभी आकाश में हलचल हुई। कुछ ही क्षणों में 1 दर्जन से अधिक आकृतियां आंगन में प्रकट हो गईं। ये कोई हेवनली सुप्रीमेस नहीं थे, बल्कि एंशंट वर्ल्ड के वे पुराने डिवाइन एम्परर स्तर के जीव थे जो ग्रेट विच टेम्पल के अधीन थे और शिवम के साथ ही भीतर आए थे। उनकी दृष्टि तुरंत शिवम पर पड़ी और फिर दीवार पर। जैसे ही उन्होंने दीवार पर मौजूद निशानों को देखा, उनकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। ये स्पष्ट था कि अब असली टकराव का समय करीब आ चुका था। दर्जन भर लोग पत्थर की दीवार को घूरते रहे, उनकी आंखों में लालच की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। लड़के, ये दीवार बहुत बड़ी है, इसे अकेले खोद पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। निकल जाओ, इसे हमारे हवाले कर दो। एक दुबला पतला बूढ़ा दांत निकालकर हंसते हुए बोला। शिवम ने मूर्ख बनने का नाटक करते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर मैं इसे अकेले कर सकता हूं तो तुम्हें परेशान क्यों करूंगा। सामने वाले साफ तौर पर चाहते थे कि वह चला जाए और पत्थर की दीवार उन्हें मिल जाए, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था। लड़के, क्या तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? बूढ़ा साफ शब्दों में कह रहा है, ये पत्थर की दीवार हमें चाहिए। अगर मरना नहीं चाहते हो तो अभी निकल जाओ। अब समझे? दुबले बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा और कोई लिहाज नहीं छोड़ा। शिवम ने हल्के स्वर में जवाब दिया, मैंने इसे पहले खोजा है, मेरे हिसाब से तो तुम्हें ही जाना चाहिए। वह देख सकता था कि इन लोगों में से ज्यादातर डिवाइन एम्परर के पहले स्तर के थे और केवल वही दुबला बूढ़ा डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर पर था। इस तरह के संयोजन को देखकर शिवम को जरा भी डर नहीं लगा। हठी लड़का, लगता है ग्रेट विच टेम्पल के साथ सहयोग सिर्फ इसलिए है कि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। अब साफ है कि तुम मौत बुला रहे हो, एक और बूढ़े ने कहा। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आता कि ग्रेट विच टेम्पल ऐसे बाहरी लोगों से सहयोग क्यों कर रहा है। इस बार बाहर की दुनिया से आए लोग ज्यादातर एम्परर रेल्म से नीचे के हैं। ऐसे कचरे एंशिएंट डोजो में घुसकर हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करें, किसी और ने व्यंग्य से कहा। दुबले बूढ़े की आवाज फिर गूंजी, लड़के, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुरंत निकल जाओ, नहीं तो यही तुम्हारी कब्र बनेगी। उसके शरीर से ठंडी हत्या की भावना फूट पड़ी। शिवम का चेहरा भी गंभीर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी खुशी झलक उठी। मैं तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन अब मैंने मन बदल लिया है। तुम सब यहीं रुको और मेरी मदद से इस पत्थर की दीवार को खोदो, शिवम ने कहा। ये सुनते ही दर्जन भर लोग सन रह गए। क्या वह चाहता था कि वे उसकी मदद से दीवार खोदें? ये दुस्साहस नहीं तो और क्या था। डिवाइन एम्परर के 8वें स्तर का एक युवक ऐसा कहने की हिम्मत कर रहा था। इस बच्चे से इतनी बकवास क्यों? इसे नहीं पता कि अपनी औकात क्या है। मैं इसे मार देता हूँ। सिर पर 2 सींग जैसे उपांग वाले एक बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। वो पहाड़ की तरह शिवम की ओर झपटा। उसके सिर पर मौजूद दोनों सींग अचानक बढ़ गए, 2 विशाल गदाओं की तरह, और पूरी शक्ति के साथ शिवम पर टूट पड़े। यह एक डिवाइन एम्परर का हमला था, इतना भयानक कि साधारण लोग उसे सह ही नहीं सकते थे। नीचे खड़े सभी एंशिएंट वर्ल्ड के डिवाइन एम्परर्स यही सोच रहे थे कि शिवम अब पिस जाएगा। एम्परर और एम्परर के बीच की दूरी बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये केवल उनकी सीमित समझ थी। शिवम का चेहरा शांत रहा। जैसे ही दोनों सींग उस पर गिरने वाले थे, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए
उसके हाथ अचानक विशाल हो गए, पहाड़ों से भी बड़े, और सीधे उन दोनों सींगों को पकड़ लिया। फिर उसने पूरी ताकत से उन्हें जमीन पर पटका। एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे दर्जन भर भूकंप एक साथ फट पड़े हों। जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। वह बूढ़ा उसमें पड़ा था, मुंह से खून उगलता हुआ। उसका शरीर किसी कीचड़ की तरह ढीला पड़ चुका था, हिलने डुलने में असमर्थ। बाकी सब लोग सन्न रह गए। आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुले रह गए। ये दृश्य उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। सिर्फ एक वार में शिवम ने डिवाइन एम्परर स्तर के एक विशेषज्ञ को पस्त कर दिया। यह एक सीधा सा अपराध था। डिवाइन एम्परर के दोहरे स्तर वाले को मारना कोई असंभव बात नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि शिवम खुद किस स्तर पर था। उसने अभी अभी यह सब अपनी ही शक्ति से किया था, किसी बाहरी साधन का सहारा लिए बिना। ये भयावह था, अकल्पनीय था। डिवाइन एम्परर के 8वें स्तर पर पहुंचकर कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या बाहर की दुनिया के लोग इतने विकृत होते हैं? इन सवालों ने सबके मन को हिला दिया। शिवम ने हल्के स्वर में कहा, तो अब बताओ, क्या तुम लोग यहीं रुककर मेरे लिए दीवार खोदोगे? दुबले बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारी ताकत सचमुच अच्छी है। हमने तुम्हें कम आंका। ये दीवार तुम्हारी हो सकती है, लेकिन हमें यहीं रुककर तुम्हारी मदद करने को कहना बहुत ज्यादा है। उसके मन में पीछे हटने का विचार पैदा हो चुका था। हालांकि वह डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर पर था और सामान्य डिवाइन एम्परर को आसानी से मार सकता था, फिर भी शिवम उसे बेहद खतरनाक लग रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि शिवम के पास और कौन से पत्ते छिपे हैं। शिवम की आवाज ठंडी हो गई। ज्यादा है? मुझे तो नहीं लगता। सब कुछ ताकत के आधार पर होता है। अगर मेरी ताकत तुमसे कम होती तो या तो मुझे जाना पड़ता या तुम्हारे हाथों मरना पड़ता। अब हालात उलट गए हैं। मैं तुमसे दीवार खुदवाना चाहता हूं और तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, यही मेरी दया है। सभी के चेहरे उतर गए। दुबले बूढ़े की आंखों में ठंडी चमक आ गई। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें खा नहीं सकते? उसका शरीर भयानक दबाव छोड़ने लगा। पूरी जगह का दबाव कई गुना बढ़ गया। बाकी डिवाइन एम्परर्स ने भी अपनी अपनी शक्ति चरम पर पहुंचा दी। तुमने एक डिवाइन एम्परर को हराया है, लेकिन मैं डिवाइन एम्परर का दूसरा स्तर हूं। दूसरे और पहले स्तर का अंतर। वो अभी बोल ही रहा था कि शिवम ने उसे बीच में ही रोक दिया। इतनी बकवास। शिवम के हाथ में न जाने कब जेड स्टिक आ चुका था। उसने बिना किसी हिचक के एक वार किया। जेड स्टिक पहाड़ जितना विशाल हो गया, आकाश को दबाता हुआ नीचे गिरा। गड़गड़ाहट गूंज उठी। शक्ति इतनी भयानक थी कि हवा तक कांप उठी। दुबले बूढ़े का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर और दहशत थी। बाकी सभी डिवाइन एम्परर्स की हालत भी वही थी। उनके चेहरे खून से खाली हो चुके थे, शरीर कांप रहे थे। वे साफ समझ गए थे कि यह वार रोका नहीं जा सकता। अगर यह सच में गिरा तो वे सब धूल बन जाएंगे। दुबले बूढ़े और उसके साथियों के चेहरे बेहद बदसूरत हो चुके थे। उनकी आंखों में अब घोर भय साफ झलक रहा था, लेकिन इस क्षण वे बैठा बिठाए मरने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। सब लोग साथ में हमला करो। दुबले बूढ़े ने दहाड़ लगाई और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सबसे शक्तिशाली वार किया, सीधा जेड स्टिक की ओर। लगभग उसी पल बाकी दर्जन भर लोग भी एक साथ हरकत में आ गए। दर्जनों हमले उल्काओं की तरह आकाश चीरते हुए जेड स्टिक पर टूट पड़े, मानो उसकी चोट को रोक देना चाहते हों। लेकिन शिवम इस समय जेड स्टिक को पूरी शक्ति से चला रहा था। उसकी ताकत अब डिवाइन एम्परर के ट्रिपल स्तर तक की हस्तियों से भी टकराने में सक्षम थी। क्या कुछ डिवाइन एम्परर के पहले दूसरे स्तर वाले लोग इसे रोक सकते थे? जेड स्टिक के दबाव में वे सभी हमले पल भर में बिखर गए। भयानक शक्ति सीधे उन पर टूट पड़ी। धड़ाम। दुबले बूढ़े और बाकी सबके शरीर जोर से कांप उठे। वे सब जमीन पर उलट गए, मुंह से खून उगलते हुए। चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखों में दहशत पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। शिवम ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति पल भर में उनके सिरों के ऊपर प्रकट हो गई। ठंडी हत्या भावना पारे की तरह नीचे बरसने लगी। मत मारो, मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। दुबला बूढ़ा सबसे पहले चीख पड़ा। मैं भी आत्मसमर्पण करता हूँ। हम भी। बाकी लोग भी घबराकर चिल्लाने लगे। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, जब आत्मसमर्पण कर ही दिया है तो मेरी मदद से इस पत्थर की दीवार को खोदने में क्या दिक्कत है? जमीन पर पड़े पड़े मरने का नाटक क्यों कर रहे हो? दरअसल अभी अभी शिवम ने जानबूझकर हाथ हल्का रखा था। अगर वह सच में मारना चाहता तो इन लोगों को आत्मसमर्पण करने का मौका तक नहीं मिलता। उसे साफ पता था कि ये सब केवल हल्के घायल हैं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दुबले बूढ़े की अगुवाई में सभी लोग जल्दी जल्दी उठ खड़े हुए और चुपचाप उसकी मदद से पत्थर की दीवार खोदने लगे। दर्जनों लोगों के शामिल होते ही गति कई गुना बढ़ गई।
ज्यादा देर नहीं लगी कि पूरी की पूरी दीवार उखाड़ ली गई और शिवम ने उसे अपने स्टोरेज रिंग में समेट लिया। दीवार हटते ही दुबला बूढ़ा घबराई नजरों से शिवम को देखने लगा, मानो डर रहा हो कि कहीं वह पलटकर सबको खत्म न कर दे। दफा हो जाओ, शिवम ने बस हाथ हिलाकर कहा, मानो मौत के मुंह से लौट आए हों। दुबले बूढ़े और उसके साथ ही पल भर में भाग खड़े हुए, इतनी तेजी से कि आंख झपकते ही वे गायब हो गए। शिवम ने वहां रुकने की जरूरत नहीं समझी। उसकी आकृति झिलमिलाई और वह आगे बढ़ गया, बाकी ब्रेक थ्रू अनुभूतियों और पर्ल्स की तलाश में। थोड़ी ही देर बाद उसने एक दिलचस्प नज़ारा देखा। एक विशाल हॉल में एंशंट वर्ल्ड के कुछ डिवाइन एम्परर स्तर के लोग दूसरे हेवनली सुप्रीमेस से उनकी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हेवनली सुप्रीमेस ने अपने बड़े हथियार निकाल लिए और विरोधियों को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। ये सभी हेवनली सुप्रीमेस असाधारण प्रतिभा के धनी थे। हर कोई डिवाइन एम्परर रेल्म में प्रथम श्रेणी का सैनिक था, खासकर डिवाइन एम्परर के 9वें स्तर वाले, जिनकी व्यक्तिगत ताकत सामान्य डिवाइन एम्परर से कम नहीं थी। जब वे अपने बड़े हथियार इस्तेमाल करते तो डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर से टकरा पाना कोई अचरज की बात नहीं थी। ऊपर से एंशंट वर्ल्ड के डिवाइन एम्परर्स की संख्या सीमित थी, जबकि इन हेवनली सुप्रीमेस की संख्या 30 से ऊपर थी। अगर वे मिलकर कार्रवाई करते तो एंशंट वर्ल्ड के ये लोग भला कैसे टिकते? शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ ये सब देखा। उसे कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वह लगातार पर्वत की चोटी की ओर बढ़ता गया। रास्ते में जहां भी कोई ब्रेक थ्रू अनुभूति या पर्ल्स दिखी, उसने बिना झिझक उसे समेट लिया। कुछ ही समय बाद वह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और ऊपर नजर उठाए। ये शिवम चौंक गया। उसने देखा कि पूरा पर्वत हवा में तैर रहा था। चारों ओर बादल ही बादल थे, मानो कोई स्वर्गलोक हो। बादलों के पार उसे और भी पर्वत शिखर धुंधले से दिखाई दिए। कुल 6 पर्वत गोलाकार व्यवस्था में हवा में तैर रहे थे, जंजीरों से जुड़े हुए हैं। शिवम ने ध्यान से देखा। जिस पर्वत पर वह खड़ा था उसके दोनों ओर विशाल जंजीरें थीं जो दूसरे पर्वतों से जुड़ी हुई थीं। शायद यही बाकी 5 डोजो हैं, यानी दूसरे पर्वत पर जाने के लिए इन जंजीरों से गुजरना पड़ेगा। जांच के लिए उसने एक मैजिकल सुप्रीम बाहर निकाला और सीधे दूसरे पर्वत की ओर फेंका, लेकिन जैसे ही वह पर्वत की सीमा से बाहर गया, एक भयानक शक्ति उभरी और वह मैजिकल सुप्रीम पल भर में चकनाचूर हो गया। शिवम ने कड़वा सा मुंह बनाया। अगर कोई व्यक्ति उड़कर जाने की कोशिश करता तो हड्डियों तक का नाम निशान न बचता। फिर उसने दूसरा मैजिकल सुप्रीम निकाला और जंजीर के सहारे आगे बढ़ाया। इस बार कुछ नहीं हुआ। पुष्टि होने पर शिवम खुद जंजीर पर उतरा और तेज कदमों से दूसरे पर्वत की ओर बढ़ गया। इनर के प्रथम श्रेणी हेवनली सुप्रीम एस का एक दल भी उसके साथ उसी पर्वत की ओर गया, जबकि एंशंट वर्ल्ड के डिवाइन एम्परर दूसरे पर्वतों की ओर चले गए। शिवम की गति बिजली जैसी थी। बहुत जल्द वह दूसरे पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। आगे रास्ता टूटा हुआ है, अगले पर्वत तक जाने का मार्ग नहीं। उसने देखा कि आगे एक और पर्वत था, पर इस बार कोई जंजीर नहीं थी। कोई है वहां। धुंध और बादलों के बीच उसे दूसरे पर्वतों पर चलती फिरती आकृतियां दिखी, पर पहचान पाना मुश्किल था। क्या एंशंट विच टेम्पल के लोग हैं? वे सामने की 3 डोजो में और हम इस तरफ की 3 डोजो में। दोनों तरफ की डोजो आपस में जुड़ी नहीं? शिवम सोच में पड़ गया। लेकिन कहा तो गया था कि 7 डोजो हैं। फिर 7वां कहाँ है? मुख्य डोजो? उसने चारों ओर देखा, पर 7वां डोजो कहीं नजर नहीं आया। अभी इस पर दिमाग मत लगाओ, पहले ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स इकट्ठी करो। इतना सोचकर शिवम महलों की ओर दौड़ पड़ा और खोज जारी रखी। ये पर्वत भी पहले वाले जैसा ही था। महल मौजूद थे, बाकी वस्तुएं नष्ट हो चुकी थीं, लेकिन शक्तिशाली हस्तियों की ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स अब भी सुरक्षित थीं। इस पर्वत पर लोग कम थे, इसलिए लूट और भी ज्यादा मिली। जब पूरा पर्वत छान लिया तो शिवम के पास सैकड़ों एंशंट मिस्ट्री की ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स इकट्ठी हो चुकी थीं। ये सैकड़ों ग्रेट एंशंट सीक्रेट टेक्निक्स के बदले बदली जा सकती थीं। इनमें इन्हें कितने मेरिट पॉइंट्स में बदला जा सकेगा, इसका हिसाब लगाना भी रोमांचक था। हालांकि जो सीक्रेट टेक्निक्स इनर के पास पहले से होंगी वे मेरिट पॉइंट्स नहीं देंगी, सिर्फ रखी जा सकेंगी। इसी बीच दूसरे पर्वत पर जहां एंशंट वर्ल्ड के लोग गए थे, एक अलग दृश्य चल रहा था। वहां दर्जनों लोग एक बड़े समूह से घिरे हुए थे। घिरे हुए लोग वही दुबले बूढ़े और उसके साथी थे जिन्होंने पहले शिवम से पत्थर की दीवार छीनने की कोशिश की थी। दुबले बूढ़े सहित दर्जन से अधिक लोग एक दूसरे समूह से घिरे हुए थे। सामने वाले समूह में लगभग 50 से 60 लोग थे। हरीश, तुम क्या करना चाहते हो? दुबले बूढ़े ने भारी स्वर में पूछा।
क्या करना चाहता हूँ? बहुत सीधी बात है। सामने खड़े 6 भुजाओं वाले सफ़ेद बालों के बूढ़े हरीश ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम लोगों के पास जो भी ब्रेक थ्रू अनुभूति और पल्स हैं उन्हें सौंप दो, बदले में मैं तुम्हें जिंदा रहने का रास्ता दे सकता हूँ। दुबले बूढ़े के दिल में भारी क्रोध उमड़ पड़ा। वे सभी ग्रेट विच टेम्पल के अधीन थे, लेकिन भीतर ही भीतर अलग अलग गुटों में बटे हुए थे। आपसी शत्रुता और टकराव यहाँ आम बात थी। एंशंट ग्रेट डोजो में प्रवेश करने के बाद शक्तिशाली ग्रेट एंशंट डिवाइन कॉर्ड द्वारा छोड़ी गई ब्रेक थ्रू अनुभूतियों और पर्ल्स के लिए सेक्ट रश और भी तीव्र हो गया था, क्योंकि ग्रेट विच टेम्पल इन चीज़ों के बदले भारी इनाम देता था। ऐसे में एक दूसरे को लूटना और मारना बिल्कुल असामान्य नहीं था। लगता है तुम देने वाले नहीं हो। कोई बात नहीं। हरीश की आंखों में ठंडी चमक उभरी। तुम्हें मारने के बाद भी वही चीजें ले ली जाएंगी। ठीक है, हम सौंपते हैं, दुबले बूढ़े ने दांत पीसते हुए कहा। मन से वह बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। सामने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उनमें कई डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर के मास्टर मौजूद थे। उनका विरोध करना सीधा मौत को बुलावा देना होता। उन्होंने मजबूरी में इस बार जो भी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स इकट्ठा की थी सब हरीश को सौंप दी। हमने सब कुछ दे दिया है। अगर विश्वास न हो तो हम जीवन के स्रोत पर शपथ भी ले सकते हैं, दुबले बूढ़े ने कहा। तुम लोग समझदार निकले, हरीश ने हाथ हिलाते हुए कहा। आज तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, जाओ। हरीश और उसका दल वहां से चला गया। जैसे ही वे ओझल हुए, दुबला बूढ़ा जमीन पर खड़ा होकर दहाड़ उठा। हरामी हरीश, धिक्कार है, धिक्कार है। उसका दिल घुट रहा था। पहले शिवम से कुछ छीनने की कोशिश की थी और उल्टा उसी से अपमानित होकर पत्थर की दीवार खुदवाने पर मजबूर हो गया। अब इससे भी बदतर हुआ था। बड़ी मुश्किल से जो ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स इकट्ठा की थी सब हरीश लूट कर ले गया। ये यात्रा पूरी तरह व्यर्थ हो गई थी। पेट्रियार्क अब क्या करें? किसी ने हिम्मत करके पूछा। दुबले बूढ़े की आंखों में गहरी साजिश चमक उठी। हरीश ने हमसे छीना है, मैं उसे यूं ही चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन पेट्रियार्क, हमारी ताकत हरीश से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है, किसी ने सावधानी से कहा। सीधे नहीं, पर अगर किसी और की तलवार उधार लें तो? दुबले बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा। किसकी? लोगों ने पूछा। बाहर की दुनिया से आए वह विकृत लोग, खासकर वह जो डंडा इस्तेमाल करता है। दुबले बूढ़े की आवाज में जहर घुला हुआ था। हरीश का उनसे अब तक सामना नहीं हुआ, किसी ने जवाब दिया। बहुत अच्छा, दुबले बूढ़े की आंखें चमक उठीं। किसी से ये खबर भिजवा दो कि डंडा इस्तेमाल करने वाले उस बाहरी व्यक्ति के हाथ सैकड़ों ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स लगी हुई हैं। हरीश लालच में जरूर वहां जाएगा। फिर? किसी ने पूछा। फिर क्या? दुबले बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसी। हरीश और उसका दल उस आदमी के मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकी सबने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए। उधर शिवम को इस साजिश की तनिक भी भनक नहीं थी। वो सोच में था कि इस पर्वत को लगभग पूरी तरह खोज लिया गया है। सामने की ओर 3 पर्वतों तक पहुंचा नहीं जा सकता और मुख्य डोजो भी अभी तक नहीं मिला। मन में असंतोष था। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कोया था। एंशंट वर्ल्ड के लोग। इस बार अंदर सैकड़ों लोग आए थे। इतने लोगों ने मिलकर खोज की होगी तो उनका संग्रह निश्चित ही छोटा नहीं होगा। अगर उन सबकी कमाई हाथ लग जाए तो ये सौदा बेहद फायदेमंद होगा। पहली श्रेणी के हेवनली सुप्रीम एस के बारे में उसने फिलहाल नहीं सोचा। वे उकसाने लायक नहीं थे। हर एक के पास फर्स्ट क्लास हेवनली आर्मर था जो डिवाइन एम्परर के ट्रिपल स्तर के पूरे हमले को झेल सकता था। शिवम खुद भी जानता था कि भले ही वह जेड स्टिक को पूरी ताकत से चलाए, फिर भी ऐसी रक्षा को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन एंशंट वर्ल्ड के लोगों के पास ऐसे रक्षात्मक खजाने नहीं थे। उनसे निपटना कहीं ज्यादा आसान था। यही सोचकर शिवम ने तुरंत कदम उठाया। वह पहले पर्वत की ओर लौटा और फिर एंशंट वर्ल्ड के लोगों वाले पर्वत की दिशा में बढ़ गया। लेकिन उससे पहले ही उसे चारों ओर से घेर लिया गया। 50 से 60 लोग चारों तरफ से। ये लोग कोई और नहीं बल्कि हरीश और उसका दल था। उन्हें खबर मिली थी कि शिवम के हाथ सैकड़ों ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स लगी हुई हैं। लालच से आंखें लाल हो चुकी थीं और वे उसे खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। संयोग ऐसा कि जैसे ही शिवम पहले पर्वत पर लौटा, उनका आमना सामना हो गया। बिना कुछ कहे उन्होंने तुरंत घेरा कस लिया। लड़के, अपने पास की सारी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स हमें दे दे, हरीश ने ठंडे आत्मविश्वासी स्वर में कहा। उसे पूरा यकीन था कि शिवम विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिर वह सिर्फ डिवाइन एम्परर के 8वें स्तर पर था और सामने 50 से अधिक डिवाइन एम्परर खड़े थे। क्या? शिवम खुद पल भर के लिए चौंक गया।
वह तो खुद इन्हें लूटने की सोच रहा था और उल्टा ये लोग उसे लूटने आ गए थे। अजीब संयोग। शिवम के होठों पर मुस्कान आ गई। यह न सिर्फ मेहनत बचा रहा था बल्कि उसे एक बेहतरीन बहाना भी दे रहा था। लड़के हंस किस बात पर रहा है? हरीश ने सख्ती से पूछा। अचानक इतनी सारी फसल खुद चलकर सामने आ गई। शिवम ने हल्के से कहा। बताओ मैं मुस्कुराऊं क्यों ना? फसल? हरीश की आंखों में ठंडक उतर आई। तू कहना क्या चाहता है? बहुत सीधी बात है। शिवम ने स्वर ऊंचा किया। अब तुम सब अपने अपने पास की सारी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पल्स मुझे सौंप दो। एक भी टूटी नहीं होनी चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। 50 से 60 जोड़ आंखें शिवम को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई पागल हो। एक डिवाइन एम्परर का 8वां स्तर और सामने खड़े 50 से ज्यादा डिवाइन एम्परर, और यह उन्हें लूटने की बात कर रहा है। अगले ही पल जोरदार ठहाके गूंज उठे। कुछ लोग हंसते हंसते कांपने लगे, कुछ की आंखों से हंसी के आंसू तक निकल आए। कई लोग जोर जोर से हंस पड़े। वाकई ये दृश्य इतना हास्यास्पद था कि हंसी रोकी ही नहीं जा सकती थी। एक डिवाइन एम्परर के 8वें स्तर का अस्तित्व 50 से 60 डिवाइन एम्परर्स को लूटने की बात कर रहा था और उनमें 4 तो डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर के भी थे। ऐसी बात न तो किसी ने कभी देखी थी न ही सुनी थी। प्रत्यक्ष सामना तो दूर की बात थी। ऐसे में हंसी आना स्वाभाविक था। क्या ये लड़का जानता भी है कि वह क्या कह रहा है? अचानक एक व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी आभा फैला दी। डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर की भयानक आभा ज्वार की तरह फैल गई और शिवम पर दबाव डालने लगी, मानो उसे अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता हो। लेकिन शिवम टस से मज नहीं हुआ। वह चट्टान की तरह स्थिर खड़ा रहा। उसके चेहरे के भावों में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। मैं तुम्हें 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तुमने अपनी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स नहीं सौंपे तो अपना जीवन भी सौंपना पड़ेगा। 3। शिवम की आवाज ठंडी और निर्मम थी। चारों तरफ गूंज रही हंसी एकदम रुक गई, क्योंकि शिवम मजाक नहीं कर रहा था, वह सच में गिनती कर रहा था। 2। शिवम ने फिर कहा। हरीश का चेहरा कड़क हो गया और उसकी आंखों में हत्या की चमक उभर आए। लड़के, तू पागल बनने का नाटक कर रहा है या सच में बेवकूफ है या बस समय बर्बाद करना चाहता है, मुझे परवाह नहीं। अब मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। एक बूढ़ा आदमी दहाड़ा और पहाड़ की तरह भारी कदमों से शिवम की ओर टूट पड़ा। उसकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि आसपास का अंतरिक्ष तक मरोड़ने लगा और अराजक हो गया। यह एक डिवाइन एम्परर था, लेकिन डिवाइन एम्परर का यह स्तर अब शिवम की नजरों में कुछ भी नहीं था। धमाके के साथ शिवम ने युद्ध सूत्र की 6 गुना युद्ध शक्ति सक्रिय की। उसका पूरा शरीर भव्य प्रकाश से भर गया, मानो कोई युद्ध देवता अवतरित हो गया हो। एक ही मुक्का, ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक, ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक समेत कई शक्तिशाली प्राचीन रहस्यमयी तकनीकें एक साथ फट पड़ी। विशाल फिस्ट ली ने आकाश को चीरते हुए सामने वाले डिवाइन एम्परर पर वार किया। सामने वाले का हमला एक झटके में टूट गया। अगले ही पल उस बूढ़े का शरीर पीछे उछल गया। शिवम का मुक्का उसके शरीर को भेद चुका था। जमीन पर सिर्फ उसका सिर गिरा, जो आतंक से चीख रहा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक ही वार में डिवाइन एम्परर की हत्या। ये कैसी लड़ाकू क्षमता थी? मैंने तुम्हें मौका दिया था। शिवम की ठंडी आवाज गूंजी। अगर अब भी नहीं सौंपोगे तो इसका अंजाम यही होगा। सब लोग साथ हमला करो। मुझे नहीं मानता कि 8वें स्तर का यह आदमी कितना ताकतवर हो सकता है। हरीश गर्जा। उसके साथ ही डिवाइन एम्परर के दूसरे स्तर की पूरी आभा फूट पड़ी। उसके अलावा 3 और डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर भी अपनी शक्तियां खोल चुके थे। चारों सबसे तेज थे। वे 4 अलग अलग दिशाओं से शिवम पर टूट पड़े और एक साथ घातक चालें चल दी। शिवम के बचने के सभी रास्ते रोक दिए। सामान्य व्यक्ति के लिए बचना असंभव होता, लेकिन शिवम के पास बिग मूव टेक्निक थी। बचना उसके लिए आसान था। फिर भी उसने बचना नहीं चुना। सिर्फ डिवाइन एम्परर सेकंड लेयर से बचने की जरूरत ही क्या थी। जेड स्टिक कब उसके हाथों में आ गई किसी ने देखा ही नहीं। विशाल कर्स पावर उसमें उंडेल दी गई। जेड स्टिक गूंज उठी और आकाश फाड़ता हुआ प्रहार किया। चारों दिशाओं में 4 विशाल स्टिक शैडोज उभरे और चारों डिवाइन एम्परर पर टूट पड़े। 4 जोरदार धमाके हुए। 4 चीखें गूंज उठी। हरीश समेत चारों लोग उल्काओं की तरह पीछे उड़ गए। उनके पीछे आ रहे डिवाइन एम्परर फर्स्ट लेयर अभी हमला करने ही वाले थे कि ये दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। टकराव में कई लोग उछलकर गिर पड़े और खून उगलने लगे। एक झटके में कम से कम दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाकी बचे हुए लोग डर से कांपने लगे। उनकी पूरी ताकत अब हमला करने में नहीं बल्कि खुद को रोकने और पीछे हटने में लग गई थी।
वे पागलों की तरह पीछे हटे और शिवम से दूरी बनाने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ भय था, जो भागेगा वही पहले मरेगा। शिवम की आवाज बेरहम थी। अगले ही पल उसका शरीर गायब हुआ और वह दूसरी ओर प्रकट हो गया, वहीं जहां कुछ लोग सबसे तेजी से भाग रहे थे। जेड स्टिक फिर से चली। क्षण भर में वे डिवाइन एम्परर फट गए और मौके पर ही मर गए। जमीन पर सिर्फ कुछ स्टोरेज रिंग्स बचे जिन्हें शिवम ने उठाकर रख लिया। बाकी लोग हिल भी नहीं पाए, वे हवा में जमे खड़े थे, शिवम को घूरते हुए आंखों में मृत्यु का डर भरा हुआ। बिग मूव टेक्निक, वे सब समझ चुके थे। 3000 प्राचीन रहस्यों में ये शीर्ष 100 रहस्यों में से एक है। गति में शिवम से आगे बढ़ पाना असंभव था। भागने की कोशिश करना मौत को बुलाने जैसा था। मैं सौंप देता हूँ, मैं अपनी सभी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स दे दूंगा, एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। मैं भी। अंततः सब टूट चुके थे। एक एक करके आओ, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। चालाकी की तो अंजाम बुरा होगा। एंशंट वर्ल्ड के डिवाइन एम्परर्स एक एक कर आगे आए और ओबीडियंटली अपनी सारी ब्रेक थ्रू अनुभूतियां और पर्ल्स सौंपते गए। जीवन के सामने किसी बाहरी खजाने की कोई कीमत नहीं होती। एक के बाद एक अनगिनत अनुभूतियां शिवम के स्टोरेज रिंग में जाती रहीं। वह जानता था कि इनमें दोहराव होगा, लेकिन अभी छांटने का समय नहीं था। अंत में शिवम की नज़र जमीन पर पड़ी, जहां हरीश और बाकी लोग अभी भी मरे होने का नाटक कर रहे थे। और तुम लोग, हरीश भीतर ही भीतर चीख रहा था। ये लड़का इतना विकृत कैसे हो सकता है? उसे अचानक एहसास हुआ, ये खबर शायद किसी ने जानबूझकर उसे दी थी। कोई और भी शिवम के हाथों पिट चुका था। उसके दिमाग में दुबले बूढ़े का चेहरा उभरा। उसे लगा जैसे खून उगल देगा। अगले ही पल एक पैर सटीक तौर पर हरीश के चेहरे पर पड़ा और उसका मुंह जमीन से जोर से चिपक गया। ये पैर शिवम का था। शिवम ने एक पैर से हरीश के चेहरे को कुचला और ठंडी आवाज में नीचे देखते हुए बोला, तुम मुझे इतनी भयानक नजर से देख रहे हो, क्या तुम असंतुष्ट हो? अगर बदला लेना चाहते हो तो उसका एक ही मतलब है, तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए। नहीं, गलतफहमी है, मैं बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं हूँ। हरीश ये सुनते ही लगभग डर से कांप उठा। उसने तुरंत दया की गुहार लगाई, इस डर से कि कहीं शिवम फिर से कोई गलत मतलब न निकाल ले। मैं अपनी सारी अनुभूतियां और छापे सौंपने को तैयार हूँ, हरीश चिल्लाया और अपनी स्टोरेज रिंग शिवम की ओर बढ़ा दी। कम से कम पहचान तो दिखाई। शिवम ने हाथ लहराया और हरीश की स्टोरेज रिंग अपने पास रख ली। हरीश का मुंह खुला का खुला रह गया, वो कुछ कह भी नहीं पाया। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। वह जोर से चिल्लाना चाहता था कि वह तो सिर्फ शक्तिशाली प्राचीन राजदरबार द्वारा छोड़ी गई अनुभूतियां और छापे देना चाहता था, पूरी स्टोरेज रिंग नहीं। छापे ले लो और रिंग मुझे लौटा दो। लेकिन जब उसकी नज़र शिवम की ठंडी आंखों पर पड़ी तो ये सारे शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे डर था कि अगर मुंह खोला और शिवम नाराज हो गया तो एक ही वार में उसकी जान ले लेगा। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और उधर शिवम पहले ही दूसरों की अनुभूतियां और छापे इकट्ठा करना शुरू कर चुका था। थोड़ी ही देर में 50 से 60 लोगों की अनुभूतियां और छापे शिवम के पास इकट्ठी हो गईं। किसी और को ढूंढो, शिवम बुदबुदाया। उसका शरीर हिला, वह वहां से चला गया और प्राचीन संसार के अन्य शक्तिशाली लोगों को खोजने निकल पड़ा। रुको, थोड़ी ही देर बाद शिवम की मुलाकात दर्जनों लोगों से हुई। संयोग से उनका नेतृत्व करने वाला वही दुबला बूढ़ा था। अपनी सारी अनुभूतियां और छापे सौंप दो, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। युवक, हमारी अनुभूतियां और छापे तो पहले ही कोई और ले चुका है, मैं जीवन स्रोत की कसम खा सकता हूं। दुबले बूढ़े ने कहा। दूसरों ने ले ली है। शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। वह दुबले बूढ़े और उसके साथियों को नजरअंदाज करने के आलसीपन में वहां से चला गया। जैसे ही शिवम गया, दुबला बूढ़ा तुरंत खुशी से भर उठा। हा, लगता है हरीश पहले ही इस आदमी से मिल चुका है। उसके शरीर पर मौजूद ज्यादातर अनुभूतियां और छापे तो बची ही नहीं होंगी। जो मुझे नहीं मिली वो तुम्हें मिलने की तो कल्पना भी मत करना। हा। दुबला बूढ़ा जोर जोर से हंस पड़ा। उसका मन बेहद प्रसन्न था। शिवम को इन लोगों की इन छोटी मोटी बातों की क्या खबर होती। इसके बाद वह लगातार प्राचीन संसार के उस्तादों की तलाश करता रहा ताकि वे लोग प्राचीन महान राजदरबार के उस्तादों द्वारा छोड़ी गई अनुभूतियां और छापे उसे सौंप दें। इन प्राचीन राजदरबार के उस्तादों में सबसे शक्तिशाली भी केवल डिवाइन एम्परर स्तर के थे। शिवम की पूरी ताकत के सामने वे बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे। जिंदा रहने के लिए वे अपनी अनुभूतियां और छापे उसे देने पर मजबूर हो गए। एक लंबा चक्कर लगाने के बाद शिवम को भारी फायदा हुआ। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी।
दूसरी ओर जहां एंशंट वू टेम्पल के 3 डोजो स्थित थे वहां भी वही दृश्य दोहराया गया। नकुल ने सेलेस्टियल क्लैन के कोर शिष्यों और सेलेस्टियल मास्टर्स को साथ लेकर प्राचीन संसार के उस्तादों को बलपूर्वक दबा दिया और उनकी सारी अनुभूतियां व छापें अपने हाथों में ले लीं। नकुल और उसके साथियों के सामने प्राचीन संसार के लोग और भी ज्यादा बेबस थे, उनके पास आज्ञा मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसी समय नकुल की नज़र अचानक आकाश की ओर गई। गड़गड़ाहट। आकाश की ऊंचाइयों से एक भारी गर्जना सुनाई दी जिसने सभी को चौंका दिया। हर कोई अनायासी ऊपर देखने लगा। शिवम के आसपास मौजूद लोगों ने भी आकाश में आए इस परिवर्तन को देखा और सिर उठाकर देखने लगे। सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं। धुंधले रूप में उन्हें एक महल उभरता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले भी सभी ने आकाश को देखा था, लेकिन तब वहां सिर्फ सफेदी और बादल थे, कुछ भी साफ नजर नहीं आता था। अचानक अब वहां एक महल प्रकट हो गया था। क्या वह 7वां डोजो है, यानी मुख्य डोजो? यह विचार एक साथ सभी के मन में उभरा। वू टेम्पल के अभिलेखों के अनुसार प्राचीन काल में 7 डोजो थे, 6 साधारण डोजो और एक मुख्य डोजो। साधारण डोजो वे स्थान थे जहां अपेक्षाकृत पुराने उस्ताद उपदेश देते और साधना करते थे, लेकिन मुख्य डोजो वह स्थान था जहां सबसे शक्तिशाली प्राचीन महान लोग प्रवचन देते थे। वही असली केंद्र था जिसकी अहमियत असाधारण थी। पहले वो दिखाई नहीं दिया था, इसलिए सबको लगा कि वू टेम्पल के अभिलेखों में कोई गलती है। अब लग रहा था कि मुख्य डोजो आकाश के ऊपर छिपा हुआ था और अब आखिरकार प्रकट हो चुका था। आकाश में गूंजती वह भारी आवाज और भी स्पष्ट होती जा रही थी और महल की आकृति भी दिन ब दिन साफ नजर आने लगी। यह उनके पैरों तले मौजूद 6 पर्वत शिखरों जैसा नहीं था। यह कोई चोटी नहीं बल्कि एक महल था, एक विशाल टेम्पल। शून्य। इसी क्षण किसी ने हरकत की। वह आकाश की ओर उछला और ऊपर स्थित महल की ओर तेजी से बढ़ा। एक के बाद एक पूरे शरीर हिल पड़े और बाकी लोग भी तुरंत उसके पीछे हो लिए। इनमें शिवम भी शामिल था। सब लोग उल्काओं की तरह ऊपर स्थित महल की ओर दौड़े, लेकिन कुछ दूरी ऊपर जाने के बाद उनकी गति तेजी से धीमी होने लगी, क्योंकि उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव नीचे की ओर दबाता हुआ महसूस हुआ। ये दबाव ऊपर स्थित उस महल से आ रहा था। जितने वे टेम्पल के पास पहुंचते उतना ही दबाव बढ़ता जाता। इस समय हर व्यक्ति के बीच साधना का अंतर साफ दिखाई देने लगा। जिनकी साधना कम थी, जो कमजोर थे, उनकी गति धीमी होती चली गई और वे दूसरों से पीछे छूटने लगे। जिनकी साधना ऊंची और शक्ति अधिक थी, उनकी रफ्तार भी भले ही बहुत धीमी हो गई, लेकिन वे फिर भी लगातार महल के निकट पहुंचते जा रहे थे। शिवम उन्हीं में से एक था जो लगातार ऊपर बढ़ रहा था। शिवम की वर्जित शक्ति उसके पूरे शरीर पर फैल गई और वह एक चमकदार आभा से ढक गया। गड़गड़ाहट। भयानक शक्ति फूट पड़ी और ऊपर से आने वाले दबाव से टकराई। उस दबाव को जबरदस्ती चीरते हुए शिवम को आगे बढ़ने दिया, लेकिन जैसे जैसे वह महल के और करीब पहुंचता गया, दबाव और भी ज्यादा भयानक होता चला गया। पीछे की ओर बात सिर्फ दबाव तक सीमित नहीं रही। धड़ाम। शिवम ने महसूस किया कि ऊपर से एक तेज चुभती हुई ठंडक नीचे गिर रही है, जो समुद्री लहरों की तरह उन पर टूट पड़ी। छप छप। प्राचीन संसार के डिवाइन एम्परर सीधे खून उगलने लगे और उनके शरीर नीचे की ओर गिर गए। वे इस लहर जैसी शक्ति को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। कुछ डिवाइन एम्परर ने पूरी ताकत से हमला किया, भयानक प्रहार किए, उस डरावनी शक्ति को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ते रहे। इसी समय शिवम ने देखा कि थोड़ी दूरी पर सुनहरी रोशनी का एक समूह फैल रहा था। वे अन्य प्रथम श्रेणी के स्वर्गीय सैनिक थे। ये प्रथम श्रेणी के सैनिक अपने कवच की शक्ति से ऊपर से आती ताकत को रोक रहे थे। शिवम ने भी अपनी प्रथम श्रेणी की योद्धा कवच को सक्रिय किया। ऊपर से आती शक्ति को झेलते हुए उसका शरीर लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा, लेकिन जितना ऊंचा वह गया, वह शक्ति उतनी ही ज्यादा भयानक होती चली गई। आखिरकार पीछे की ओर डिवाइन एम्परर के द्वितीय स्तर के उस्तादों की गति भी बहुत धीमी हो गई। भयानक दबाव में उनके शरीर कांपने लगे। छप। कुछ ही समय बाद डिवाइन एम्परर के द्वितीय स्तर का एक उस्ताद अंततः सहन नहीं कर सका। उसने खून उगला और नीचे की ओर गिर पड़ा। डिवाइन एम्परर के डबल स्तर के उस्ताद अब सहन नहीं कर पा रहे थे और एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। जब डिवाइन एम्परर के डबल स्तर का पहला उस्ताद इसे झेल नहीं सका, तो जैसे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हो गई। ग्रेट एंशंट वर्ल्ड के दूसरे डबल एम्परर स्तर के उस्ताद भी इसे सहन नहीं कर पाए। वे लगातार गिरने लगे और उनके शरीर पर आइस की एक एक परत जमती चली गई। ऊपर से बरसती हुई वह शक्ति बेहद ठंडी थी। उसमें ऐसी तीखी ठंडक भरी थी मानो वह हर चीज को जमा सकती हो।
इस समय सभी प्रथम श्रेणी के सैनिकों ने भी अपने अपने घातक हथियार निकाल लिए और पूरी ताकत से मुकाबला करने लगे। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पहले ही कमजोर हो चुके थे और अब इस दबाव को झेलने में असमर्थ थे, जैसे कि होली रेल्म और होली हाई के कुछ प्रथम श्रेणी के सैनिक। इस स्तर के प्रथम श्रेणी के सैनिकों की संख्या पहले ही कम थी। वे कुछ देर तक और आगे बढ़े, लेकिन अंततः वे भी इसे सहन नहीं कर सके और बहाव में बहा दिए गए। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे तेज धारा के खिलाफ नाव खेना। जितना पीछे जाते गए लोगों की संख्या उतनी ही कम होती चली गई। शिवम की तरफ अब केवल शिवम और 30 अन्य प्रथम श्रेणी के सैनिक बचे थे। ये सभी डिवाइन एम्परर रूम स्तर के अस्तित्व थे, हर एक अद्वितीय प्रतिभा और बेहद शक्तिशाली। इनमें केवल शिवम ही 8 एम्परर स्तर का था। दूसरी ओर ग्रेट एंशंट वर्ल्ड के सभी उस्ताद पूरी तरह बाहर हो चुके थे। अब केवल सेलेस्टियल क्लैन और इन के कोर शिष्य ही बचे थे। हालांकि उनके पास प्रथम श्रेणी का कवच नहीं था, लेकिन उनका कवच भी साधारण नहीं था। उसकी क्षमता प्रथम श्रेणी के कवच के बराबर थी। वे ऊपर से आने वाली ऊर्जा को भी रोक पा रहे थे और साथ ही अपने अपने बड़े घातक हथियारों को नियंत्रित करते हुए तालमेल के साथ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। इसी तरह कुछ समय बाद आ गया। शिवम की आंखें चमक उठीं। इस समय वो ऊपर स्थित महल के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसे महल की बाहरी सीमा साफ दिखाई देने लगी थी। शिवम ने पूरी ताकत लगा दी और महल के किनारे से ऊपर उड़कर जाने की कोशिश की। बाकी सभी का भी यही हाल था। तरह तरह के प्रहार लगातार किए जा रहे थे। उस शक्ति को चीरते हुए आगे का रास्ता बनाया जा रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद वे आखिरकार उस महल पर पहुंच गए। ये तो एक चौक है। महल पर चढ़ते ही शिवम ने चारों ओर नजर डाली। जिस जगह वे उतरे थे वह एक विशाल चौक था। पूरा चौक सफेद जैद से बिछा हुआ था, लेकिन शिवम जानता था कि यह साधारण सफेद जैद नहीं हो सकता। साधारण जैद इतने वर्षों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। चौक के चारों ओर अजीब अजीब आकृतियों वाली मूर्तियां खड़ी थीं। उनमें पशु भी थे और मानव आकृतियां भी। चौक के बीचों बीच सीढ़ियों की एक लंबी कतार थी जो ऊपर की ओर जाती हुई एक महल तक पहुंचती थी। इनके अलावा पूरा चौक वीरान और खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। कोई अनुभूति या छाप बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। स्पष्ट था कि यदि कोई बोध या छाप है तो वह जरूर ऊपर ही होगी। शिवम ने आगे कदम बढ़ाया और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। दौड़ते समय उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि यहाँ वह उड़ नहीं सकता था। बाहरी दबाव बहुत ज्यादा था। वह केवल चल सकता था। बाकी प्रथम श्रेणी के सैनिक भी पीछे नहीं रहे और एक एक कर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जब शिवम पास पहुंचा तो उसने पाया कि यह केवल एक ही दिशा की सीढ़ी नहीं थी। इस सीढ़ी की 3 और दिशाओं में भी सीढ़ियां थीं जो ऊपर की ओर जाती थीं। धम शिवम ने एक एक कदम रखकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की और किसी प्रकार की कोई असामान्यता महसूस नहीं हुई। शिवम ने मन ही मन राहत की सांस ली। इससे पहले वह कई तरह की सीढ़ियां देख चुका था। बहुत ही सीढ़ियों पर तरह तरह की परीक्षाएं होती थीं जिन्हें पार करने के लिए असाधारण शक्ति और प्रतिभा चाहिए होती थी। इसलिए जैसे ही उसने सीढ़ियां देखी उसने स्वाभाविक रूप से यही मान लिया कि यहाँ भी कोई परीक्षा होगी। लेकिन अब समझ में आया कि उसने ज्यादा ही सोच लिया था। यह एक साधारण सीढ़ी थी। शिवम ने अपनी गति बढ़ा दी और लगातार ऊपर बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह सीढ़ियों के अंत में पहुंच गया जहां एक विशाल मंच था। बाकी 30 प्रथम श्रेणी के सैनिक भी वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे उनके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उनके सामने दूसरी ओर से भी एक समूह प्रकट हुआ। ये समूह ठीक सेलेस्टियल क्लैन और इनके कोर शिष्यों का था। कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक लोग। वे हैं 30 प्रथम श्रेणी के सैनिकों का चेहरा बदल गया और सामने वाले स्वाभाविक रूप से उन्हें भी देख चुके थे। शुभम वही बच्चा है। कई लोगों की निगाहें ठंडी हो गईं और वे शिवम की ओर देखने लगे, खास तौर पर मानव जाति के वे दर्जन भर लोग। उनमें से कुछ तो वे थे जिन्हें पहले शिवम ने हरा दिया था और जोर से उड़ा दिया था। तुम सब वहीं रुक जाओ, एक जोरदार आवाज गूंजी और उसी के साथ एक शक्तिशाली आभा शिवम और उसके साथियों पर छा गई। आकृतियां चमकी और सेलेस्टियल क्लैन के वे दर्जन भर प्रतिभाशाली लोग तथा इनके कोर शिष्य आगे बढ़ते हुए उनके पास आ गए। बहुत अच्छा, लगता है कि तुम लोग ग्रेट विच टेम्पल के आगे समर्पण कर चुके हो। ये तो और भी सही है। नकुल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। 30 प्रथम श्रेणी के सैनिक भ्रमित हो गए। उन्होंने ग्रेट विच टेम्पल के साथ सहयोग किया था, जबकि नकुल और उसके लोग एंशंट विच टेम्पल के साथ। उन्हें लगा था कि नकुल उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाएगा, लेकिन ये सही है कहना क्या मतलब रखता है।
6 साधारण डोजो और 3 अन्य डोजो हम उन्हें पार नहीं कर पाए और वहाँ की अनुभूतियाँ व छापें हासिल नहीं कर सके, लेकिन तुम लोग वहाँ से आए हो और उन सभी अनुभूतियों व छापों को साथ ले आए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अपनी सारी अनुभूतियाँ और छापें मुझे सौंप दो और फिर जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। नकुल ने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें आदेश का ऐसा भाव था जिसे टाला नहीं जा सकता था। 30 प्रथम श्रेणी के सैनिकों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। अब वे समझ गए कि नकुल का सही है कहने का क्या मतलब था। दरअसल वे बाकी 3 डोजो की अनुभूतियां और छापे लेकर आए थे और यही बात नकुल के लिए बहुत सही थी। नकुल, तुम हद से आगे जा रहे हो। हम प्राचीन संसार में अपनी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। अगर हमें अवसर मिला तो हमने कभी तुम्हें लूटने की नहीं सोची, लेकिन जो अवसर हमने खुद पाया है उसे तुम ऐसे ही छीन लोगे, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, हम तुम्हारे खिलाफ जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते। चूंकि मास्टर नकुल ने हमें देख लिया है तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारी पहले की कमाई मास्टर नकुल से टकराव में नहीं आती। 10 महान जातियों के कई घमंडी लोग एक के बाद एक बोल उठे। बकवास, तुम लोग क्या चीज हो जो हमसे शर्तें तय करोगे? एक ठंडी चीख के साथ उनकी बात काट दी गई। ये बोलने वाला यह था, वही यह जिसे पहले शिवम ने पराजित कर पीछे हटा दिया था। हाँ, इस बार तुम्हें साथ आने दिया गया था सिर्फ हमारी सहायता के लिए, और तुम यहाँ मौके पाने का सपना देख रहे हो। यह महज एक बचकाना भ्रम है। मानव जाति का एक और घमंडी व्यक्ति बोला। जब हम अंदर आए थे तब इन के बड़े लोगों ने हमसे ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि प्राचीन संसार में जो भी अवसर मिलेगा वह हमारा अपना होगा। उन्होंने यह नहीं कहा था कि हम यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। एक युवक चिल्लाया। ये युवक डेमन रेस से था जो 10 महान जातियों में से एक थी। एक डेमन लॉर्ड जीनियस चीख पड़ा। डेमन रेस स्वभाव से ही उग्र होती है और इस समय उनका धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। अगर सामने वाला सेलेस्टियल क्लैन का न होता तो कोई इस तरह उससे बात करने की हिम्मत करता तो वह उसे पहले ही एक थप्पड़ में मार चुका होता। दिठाई, क्या तुम हमारी अवज्ञा करने की हिम्मत रखते हो? यल गरजा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर अजीब शक्ति से ढक गया और फिर वह बिजली की चमक की तरह बदलकर डेमन जीनियस की ओर झपटा, अपनी हथेली सामने वाले पर दबा दी। मोजू जीनियस का चेहरा बदल गया। उसके भीतर की दानवी शक्ति भड़क उठी और वह दहाड़ा, मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। उसी समय दानवी की एक मुट्ठी में सिमट गई और जोरदार घूंसा निकल पड़ा। धमाका, दोनों के हमले टकराए। भयानक विस्फोट गूंजा और फिर एक आकृति पीछे की ओर उछल गई। वह डेमन जीनियस ही था। उसने खून उगला। उसकी मुट्ठी फट चुकी थी और पूरी बांह लगभग चकनाचूर हो गई थी। यल के सामने वो पूरी तरह कुचल दिया गया था। ये बिल्कुल स्वाभाविक था। दोनों की साधना डिवाइन एम्परर रूम की चरम अवस्था पर थी, लेकिन डेमन जीनियस केवल 4 स्तर पार कर लड़ सकता था जबकि यल 5 स्तर पार कर सकता था। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था, ऐसे में इम्प्रार होना तय था। इतना शक्तिशाली, अन्य सभी प्रथम श्रेणी के सैनिक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए। डेमन जीनियस की शक्ति सबको अच्छी तरह पता थी। वह यूनिवर्स जीनियस लिस्ट का एक प्रत्याशी था, अत्यंत शक्तिशाली। यदि वह डिवाइन एम्परर रेल्म में कुछ समय तक स्थिर रहता तो सीधे यूनिवर्स जीनियस लिस्ट को चुनौती दे सकता था। ऐसे अस्तित्व को समान स्तर की लड़ाई में यल एक ही वार में रोक दे, यह वाकई भयावह था। क्या यही सेलेस्टियल क्लैन की शक्ति है? मौजू, हाँ, तथाकथित टॉप 10 रेसेस, मेरे सेलेस्टियल क्लैन के सामने तो सब गुलाम हैं, समझे? दूसरी जातियों के सामने तुम ऊंचा सिर रख सकते हो, लेकिन हमारे सामने तुम्हें सिर झुकाना ही पड़ेगा। अभी घुटने टेक दो, सिर झुकाकर गलती मान लो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ। यल की घमंडी आवाज गूंजी। उसकी नजरें सब पर फिर गईं। जिन पर नजर पड़ी उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। आखिर में यल की दृष्टि फिर डेमन जीनियस पर टिक गई। आओ, डेमन जीनियस गरजा। उसकी दानवी शक्ति पूरी तरह फट पड़ी। उसका शरीर दानवी की में लिप गया, कद फूलने लगा और आंखें भयानक लाल चमक से भर गईं। उसने फर्स्ट क्लास वॉरियर आर्मर को सक्रिय किया और साथ ही उसके हाथ में एक गहरी काली जादुई तलवार प्रकट हुई। यह उसका सबसे बड़ा हथियार था। अगर शुद्ध शक्ति से नहीं जीत सकते तो फर्स्ट क्लास आर्मर और बड़े हथियार के सहारे अजेय हुआ जा सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि यल की आक्रमण शक्ति डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर तक पहुंच सकती है। हठधर्मिता खुद मौत को न्योता दे रहा है। डेमन जीनियस को अब भी प्रतिरोध करते देख यल को लगा कि उसकी गरिमा को ललकारा गया है। उसका चेहरा ठंडा हो गया और आंखों में तीखी हत्यारी चमक फूट पड़ी। उसके हाथ में एक जेड टैलिस्मन प्रकट हुआ।
जैसे ही मोसू जीनियस ने उस जेड टैलिस्मन को देखा वह चिल्ला उठा, सील ऑफ द फॉरबिडन फील्ड। इतना कहते ही उसने पीछे हटना शुरू किया, भाग निकलने की कोशिश में। अब भागना चाहते हो? देर हो चुकी है, यल ने ठंडी आवाज में कहा। उसने सील ऑफ द फॉरबिडन फील्ड को कसकर दबाया। एक अदृश्य शक्ति तेजी से फैल गई और सबको ढंक लिया। डेमन जीनियस भी उसकी चपेट में आ गया। फॉरबिडन फील्ड छा जाने के उसी क्षण डेमन जीनियस के फर्स्ट क्लास आर्मर की चमक फीकी पड़ गई, सिकुड़ गई और फिर उसके शरीर में लुप्त हो गई। उसी समय उसके हाथ में मौजूद बड़ा हथियार भी निष्क्रिय हो गया, मानो उसकी सारी चेतना ही खत्म हो गई हो। स्विश, यल ने कदम बढ़ाया। वह सीधे डेमन जीनियस के ऊपर प्रकट हुआ। उसकी उंगलियां तलवार की तरह तनी और एक वार में नीचे काट डाला। यह वार अत्यंत भयानक था, उसमें प्रचंड हत्या ऊर्जा भरी हुई थी। मोजू जीनियस ने दहाड़ते हुए पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन डिवाइन एम्परर रेल्म में केवल एक स्तर का अंतर भी बहुत बड़ा होता है। ये साफ तौर पर हार की स्थिति थी। छप खून के फव्वारे उड़ गए। एक सिर हवा में उछल गया। वह डेमन जीनियस का सिर था जिसे यल ने अपने हाथ में पकड़ लिया। दया करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। डेमन जीनियस अभी पूरी तरह मरा नहीं था, उसकी आत्मा बची हुई थी। मौत के सामने वह अंततः डर गया। भय से चिल्लाता हुआ वह दया की भीख मांगने लगा। मैंने कहा था अब दया मांगना, बहुत देर हो चुकी है, यल ने भावहीन स्वर में कहा। उसकी हथेली कस गई। चटक। मोजू जीनियस का सिर सीधे फट गया। भीतर की आत्मा भी उसी पल नष्ट हो गई। एक शीर्ष डेमन जीनियस जिसे यूनिवर्स जीनियस लिस्ट में प्रवेश करने की उम्मीद थी, इसी तरह मार दिया गया। मौके पर मौजूद अन्य प्रथम श्रेणी के सैनिकों के चेहरे बेहद बदसूरत हो चुके थे। उनके दिलों में घुटन थी। हाँ, सहना पड़ेगा, बाहर की दुनिया में उनमें से कौन ऊंचे पद पर नहीं था, कौन ऐसा नहीं था जिसकी चमक सितारों जैसी हो, लेकिन यहाँ सेलेस्टियल क्लैन के सामने वे खुद को पोतों जैसा महसूस कर रहे थे। और घुटन के साथ साथ उनके दिलों में डर भी समा गया था। सेलेस्टियल्स इतने शक्तिशाली थे कि उनका सामना करना असंभव लग रहा था। देख लिया, हमारी अवज्ञा करने का यही अंजाम होता है। अब कौन विरोध करेगा? यल की ठंडी नजरें पूरे मैदान पर घूमी। उसी समय अन्य सेलेस्टियल्स की देह से भी प्रबल आभाएं फूट पड़ी। सभी प्रथम श्रेणी के सैनिकों को सिहरन महसूस हुई। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि युद्ध के लिए प्रसिद्ध फाइटिंग क्लैन के घमंडी भी चुप रहे। सेलेस्टियल क्लैन का दबदबा बेहद गहरा था और उनकी शक्ति अत्यंत प्रचंड। यल स्पष्ट रूप से सेलेस्टियल क्लैन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। सेलेस्टियल क्लैन का नेतृत्व तो नकुल कर रहा था। जो सबसे शक्तिशाली नहीं है वही इतना मजबूत है, तो असली सबसे शक्तिशाली कितना भयानक होगा? भले ही वे सब मिलकर हमला करें, तब भी हालात खतरनाक ही होंगे। चूंकि तुम सबको कोई आपत्ति नहीं है, तो अपने शरीर की सारी अनुभूतियां और छापे सौंप दो। जैसे ही तुम सौंप दोगे तुम्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। लेकिन ये कहते हुए येल की नज़र शिवम पर टिक गई। उसकी आंखों से ठंडी हत्या लहर फूट पड़ी। वह सर्द स्वर में बोला, बाकी सब जा सकते हैं लेकिन तुम नहीं। तुम्हारे लिए केवल एक ही अंत है, मौत। ओह, ये तुम्हारे हाथ की बात है। शिवम हल्के से मुस्कुराया। उसे मारना इतना आसान कैसे हो सकता है? तुम, येल ने गुस्से से शिवम को घूरा। तुम लोग अपना खेल खेलो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अलविदा। इतना कहकर शिवम ने मुड़कर चल दिया। इस मंच के दाहिनी ओर एक चौड़ी सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। उसके ऊपर महल स्थित था। शिवम उसी सीढ़ी की ओर बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर सभी सेलेस्टियल्स के चेहरे अंधेरे हो गए। शिवम का उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना उनके लिए सीधी बेइज्जती थी। जाना चाहते हो? पहले मुझे पकड़ो, एक अपेक्षाकृत हृष्टपुष्ट सेलेस्टियल क्लैन का जीनियस क्रोध से चिल्लाया। उसका शरीर तेज हवा की तरह झपटा। उसके पंजे हुक की तरह मुड़ गए और उसने शिवम के सिर पर पकड़ बनाने की कोशिश की। उसके पंजे के झपटते ही आसपास का अंतरिक्ष ऐसे टूट गया जैसे हजारों साल पुराना कागज। कितनी भयानक शक्ति विशेषज्ञ के हाथ लगते ही उसकी गहराई का पता चल जाता है। जैसे ही उस सेलेस्टियल क्लैन जीनियस ने वार किया, उसने अपनी आतंकित करने वाली युद्ध शक्ति दिखा दी। सबने महसूस किया यह व्यक्ति यह से भी अधिक शक्तिशाली था। मौजूद सभी प्रथम श्रेणी के सैनिक भय से कांप उठे। सेलेस्टियल क्लैन का यह हृष्टपुष्ट युवक, हालांकि उसने केवल एक साधारण वार किया था, लेकिन उसी से उसकी भयानक युद्ध शक्ति प्रकट हो गई। लोगों को साफ लग रहा था कि वह यल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। डरावना सेलेस्टियल क्लैन सच में बेहद भयानक है।
इस स्तर का जीनियस अगर विशाल ब्रह्मांड और असंख्य जातियों में रखा जाए तो वह एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व माना जाएगा, लेकिन सेलेस्टियल क्लैन से ऐसा एक व्यक्ति निकल आना ही लोगों को दहला देने के लिए काफी था। सेलेस्टियल लोगों के रहस्यमय और भयावह स्वरूप की परतें लोगों के दिलों में और गहरी हो गईं। इतना शक्तिशाली, क्या शुभम इसे रोक पाएगा? यह विचार सबके मन में एक साथ कौंध गया। सिर्फ नकुल चौंक गया और जल्दी से बोला, सावधान रहो, लापरवाही मत करना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, शिवम पहले ही वार कर चुका था। धमाका, शिवम का शरीर चमकदार आभा से ढक गया। उसने एक घूंसा मारा जो सेलेस्टियल क्लैन के उस हृष्ट-पुष्ट युवक के पंजों से टकराया। टकराव बिजली गिरने जैसा था। कड़क, अगले ही पल हड्डियां टूटने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और एक आकृति पीछे की ओर उड़ गई। सस, चारों ओर सांसें रुकने जैसी आवाजें सुनाई दी। सभी प्रथम श्रेणी के सैनिकों की आंखें फैल गईं, उनके चेहरों पर गहरा डर साफ दिख रहा था। पीछे उछलने वाला और कोई नहीं, वही सेलेस्टियल क्लैन का हृष्ट-पुष्ट युवक था। न केवल उसे पीछे धकेल दिया गया था, बल्कि उसके पंजे बुरी तरह मुड़ चुके थे। स्पष्ट था कि उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। भयानक सेलेस्टियल क्लैन का यह हृष्ट-पुष्ट युवक बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वह कम से कम 5 स्तर पार कर लड़ सकने वाला एक अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा था, यल से भी अधिक शक्तिशाली। फिर भी शिवम के एक ही वार में वह घायल हो गया और उसकी हड्डियां टूट गईं। शिवम की साधना स्पष्ट रूप से उससे एक स्तर नीचे थी, फिर भी ऐसी युद्ध शक्ति, ये सच में दहला देने वाला था। सिर्फ प्रथम श्रेणी के सैनिक ही नहीं, इनके उन बड़े लोगों के कोर शिष्य और यहाँ तक कि सेलेस्टियल क्लैन के अन्य युवा भी स्तब्ध रह गए। मानव जाति में भी इतनी युद्ध शक्ति वाला व्यक्ति है? अच्छा, बहुत अच्छा, नकुल ने बोलते हुए कहा। उसकी आंखों में तपती हुई चमक थी। वह गहरी नजर से शिवम को देखते हुए बोला, तुम्हारी युद्ध क्षमता बहुत बढ़िया है। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे अधीन आ जाओ, भविष्य में मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति और ऐसा दर्जा दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शिवम जितना शक्तिशाली दिखा, नकुल उतना ही उसे अपने अधीन करना चाहता था। अगर शिवम को वश में कर लिया जाए तो वह नकुल की एक तलवार बन सकता है। उसके लिए युद्ध करेगा, पूरी दुनिया से लड़ेगा। ईमानदारी से कहें तो हालांकि बहुत से प्रतिभाशाली लोग पहले ही उसके अधीन आ चुके थे, लेकिन किसी की भी प्रतिभा और युद्ध शक्ति शिवम जैसी नहीं थी। नकुल के ये शब्द सुनकर कई लोगों की आंखों में ईर्ष्या और जलन झलक उठी, जिनमें कुछ मानव जाति के लोग भी शामिल थे। नकुल द्वारा इतना महत्व दिया जाना, ये कितना बड़ा गौरव था। ऐसे अवसरों की तो लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। जब सबको लगा कि शिवम निश्चित ही सहमत होगा, तभी शिवम हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो मुड़ा और फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। क्या? बाकी सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने क्या सुना? शिवम ने वास्तव में इनकार कर दिया? इतना ईर्ष्यापूर्ण अवसर, इतनी बड़ी किस्मत, और शिवम ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। नकुल का चेहरा अचानक भारी हो गया। उसकी आंखों में हत्या की एक किरण चमकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बेहतर होगा कि दोबारा सोच लो, सोचने की जरूरत नहीं। शिवम ने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। घमंडी, अज्ञान, ऐसे व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। सेलेस्टियल क्लैन और इनके कोर शिष्यों की ओर से एक के बाद एक ठंडी आवाजें गूंज उठीं। उसी समय शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी और शिवम पर लॉक हो गईं। इसी क्षण शिवम ने मुड़कर एक दिशा की ओर देखा। वहां 4 युवतियां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं, रूप सौंदर्य से भरपूर, हर एक अत्यंत सुंदर। ये चारों हेवन रोमी की शिष्याएं थीं। इस समय उन्होंने डमेंग की शक्ति हटा दी थी और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया था। जैसा सोचा था, मीनू नहीं है। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया। इन चारों में मीनू मौजूद नहीं थी। स्पष्ट था कि मीनू इस बार एंशिएंट वर्ल्ड में प्रवेश नहीं कर सकी थी। तुम्हें हमला करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा। नकुल की बेहद ठंडी आवाज गूंजी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चमकती ठंडी रोशनी ने आसपास का तापमान जैसे गिरा दिया। नकुल के पास खड़े कुछ सेलेस्टियल युवा अनजाने में कांप उठे। जो लोग नकुल को जानते थे उन्हें मालूम था, जब नकुल इस हालत में होता है तो कोई न कोई बहुत बुरी तरह समाप्त होता है। स्विश, नकुल के बोलते ही उसका शरीर वहीं से गायब हो गया। अगले ही पल वह शिवम के सामने प्रकट हुआ। उसकी हथेली शिवम की ओर दबाई हुई थी। इतनी तेज गति, शिवम के दिल में झटका लगा। नकुल ने कोई बड़ी मूवमेंट तकनीक नहीं अपनाई थी, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वह मानो शूंजियान ईडान कर गया हो। सोचने का वक्त नहीं था। शिवम ने भी एक घूंसा फोड़ दिया। मुठियां टकराई, धमाका, धरती और आकाश कांप उठे।
विनाशकारी ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल गई। बाकी लोगों के चेहरे बदल गए और वे तेजी से पीछे हटे, कुछ लोग देर से हट पाए। जबरदस्त ताकत, इस पल शिवम को भी गहरा झटका लगा। नकुल की हथेली से निकली भयानक शक्ति पर्वतों और समुद्रों की लहरों जैसी उस पर टूट पड़ी। उसका आक्रमण लगातार टूटता चला गया। आखिरकार शिवम का शरीर पीछे की ओर फिसल गया। वह लगातार दर्जनों कदम पीछे हटा, तब जाकर कहीं स्थिर हुआ। गला मीठा हुआ और उसने खून की एक थूक थूक दी। जैसे पहले शिवम ने उस हृष्ट-पुष्ट सेलेस्टियल युवक के साथ किया था, इस बार हालात पूरी तरह उलट चुके थे। अब शिवम खुद एक ही वार में घायल हो गया था। यह नकुल, इसकी शक्ति तो बेहद भयानक है। डिवाइन एम्परर रेल्म में ये कम से कम 6 स्तर पार कर लड़ सकता है। शिवम का चेहरा पहले कभी न दिखी गंभीरता से भर गया। नकुल की ताकत सचमुच डरावनी थी। हालांकि उसकी साधना डिवाइन एम्परर रूम की चरम अवस्था पर थी, लेकिन उसकी युद्धशक्ति इतनी प्रबल थी कि शिवम को यकीन हो गया वह कम से कम 6 स्तर पार कर सकता है। ऐसे स्तर का राक्षसी जीनियस शिवम ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था। चाहे एम्परर अशोका हो, नाइट रोज हो या अन्य कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था। डिवाइन एम्परर रेल्म में 6 स्तर पार कर लड़ पाना यह अत्यंत दुर्लभ था। सौभाग्य से शिवम ने हाल ही में फॉर्जिंग टावर का उपयोग कर 5000 से अधिक रहस्यमय विधियों का अभ्यास किया था, जिससे उसकी फॉरबिडन पावर बहुत मजबूत हो गई थी। वरना समान स्तर की लड़ाई में भी वह नकुल का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाता। इतना होने के बावजूद शिवम को अब भी पूरा भरोसा नहीं था कि वह बराबरी की लड़ाई जीत पाएगा। कौन जानता है क्या नकुल ने अभी अपनी पूरी ताकत दिखाई भी थी या नहीं। सेलेस्टियल क्लैन सच में भयानक है। झुक जाओ, मेरे साथ चलो, नहीं तो मौत। नकुल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आइस सी ठंडक थी। वह कदम बढ़ाते हुए शिवम की ओर आया। तुम बस मेरी तुलना में ऊंची साधना पर हो। अगर साधना बराबर हो जाए तो क्या तुम मुझे हरा सकोगे? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़ गया। नकुल की युद्धशक्ति स्पष्ट रूप से उससे अधिक थी और आसपास इतने सेलेस्टियल जीनियस तथा इनर के कोर शिष्य मौजूद थे। अगर लड़ाई जारी रहती तो हालात उसके लिए अनुकूल नहीं होते। शिवम सीढ़ियों की ओर भागने लगा। शिवम सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ता चला गया। क्या नकुल उसे यूं ही जाने देता? भागना चाहते हो? रुक जाओ, नकुल ने ठंडे स्वर में गरजते हुए शिवम का पीछा किया। नकुल की गति बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन शिवम भी धीमा नहीं था। शिवम ने अपने पूरे शरीर को प्रबल कामकाजी शक्ति से ढक लिया। उसकी रफ्तार बिजली जैसी हो गई और वह नकुल से जरा भी पीछे नहीं था। दोनों लगभग साथ साथ सीढ़ियों की ओर दौड़े। पीछा करो। सेलेस्टियल क्लैन और इनर के अन्य कोर शिष्य भी तेजी से शिवम की ओर लपके। वहीं वे प्रथम श्रेणी के सैनिक आपस में एक दूसरे को देखने लगे, फिर सबके सब हवा में उछले और सीधे पीछे हट गए। अब जब सेलेस्टियल क्लैन और इनर के कोर शिष्यों की नज़र पूरी तरह शिवम पर थी तो उन्हें रोकने का कोई कारण ही नहीं था। वे क्यों रुकते? शापित! नकुल और दूसरों को जैसे ही प्रथम श्रेणी के सैनिकों के भागने का आभास हुआ, उनके दिलों में आग लग गई। उनका गुस्सा आसमान छूने लगा और सारा रोष उन्होंने शिवम पर डाल दिया। अगर शिवम न होता तो हालात इतने खराब कैसे होते? वे प्रथम श्रेणी के सैनिक कैसे भाग पाते? सब कुछ शिवम की वजह से हुआ था। स्वाभाविक तौर पर वे ये सोचने को तैयार नहीं थे कि असल में उन्होंने ही पहले शिवम को उकसाया था। उनके मन में तो वे जो भी करते थे वही सही और न्यायसंगत था। उनके लिए गलत जैसा कुछ था ही नहीं, और इस सब की कीमत वे शिवम से वसूलना चाहते थे। एक और पीछा, दूसरी ओर भागना, दोनों बेहद तेज थे। थोड़ी ही देर में वे सीढ़ियों के अंत पर पहुंच गए। ये सीढ़ियों के अंत पर पहुंचते ही शिवम की आंखें फैल गईं। सीढ़ियों के अंत में भी एक मंच था, लेकिन यह मंच नीचे वाले मंच से पूरी तरह अलग था। इस मंच की जमीन पर जगह जगह फुटोन बिछे हुए थे। नजर डालते ही साफ लग रहा था कि वहां कम से कम 1000 फुटोन मौजूद हैं। इन फुटोन के सामने एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी थी। ये दीवार अत्यंत भव्य थी। आयताकार आकार की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर, लंबाई कई हजार मीटर और मोटाई भी दर्जनों मीटर होगी। ये किस पत्थर से बनी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन वहां खड़े खड़े ही उससे प्राचीन युगों की गहरी अनुभूति होती थी। जिस चीज ने शिवम की निगाहें जकड़ ली वह थी उस पत्थर की दीवार पर बने असंख्य निशान। उन निशानों के आकार बिल्कुल अलग-अलग थे। कुछ केवल साधारण खरोंच जैसे थे, मानो किसी तलवार ने यूं ही रेखा खींच दी हो। कुछ कटेफटे चाकू के निशान जैसे थे, कहीं हथेली के चिन्ह थे तो कहीं मुट्ठी के। ये तो अपेक्षाकृत सरल निशान थे। कुछ निशान तो बेहद जटिल थे।
कहीं वे बाघ के समान लगते थे, कहीं ड्रैगन के, कहीं जलती हुई आग जैसे, तो कहीं उग्र बवंडर की तरह। असंख्य प्रकार, घने और व्यापक, कम से कम 1000 से भी अधिक। प्राचीन रहस्य, ये सब प्राचीन रहस्यों से जुड़ी अनुभूतियां और छापें थीं। इसमें कोई शक नहीं था कि ये शक्तिशाली एंशंट कॉर्ट के महान अस्तित्वों द्वारा छोड़ी गई थीं। यही असली उपदेश और बोध का स्थान था। जमीन पर बिछे फूटॉन देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि दूर अतीत में एंशंट कॉर्ट के महान लोग यहीं बैठकर उपदेश देते थे और कभी कभी अपनी अनुभूतियों को इस पत्थर की दीवार पर उकेर देते थे। और नीचे एंशंट श्राइन के असंख्य शिष्य फूटॉन पर बैठकर उपदेश सुनते थे, या फिर इसी पत्थर की दीवार से प्राचीन रहस्यों का बोध प्राप्त करते थे। खजाना मिल गया। शिवम का दिल तुरंत गर्म हो गया, उसकी आंखों में तीव्र चमक भर गई। इतनी सारी प्राचीन अनुभूतियां और रहस्य, इनके बदले कितने एंशंट सीक्रेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं? इनमें इनसे कितने मेरिट पॉइंट्स बदले जा सकते हैं, और उन मेरिट पॉइंट्स से कितने अनमोल खजाने मिल सकते हैं? इसी समय नकुल भी सीढ़ियों के अंत तक पहुंच गया। उसके चेहरे पर भी गहरा आघात झलक उठा। इन एंशंट कॉर्ट के महान लोगों द्वारा छोड़ी गई सारी अनुभूतियां और छापें सब मेरी हैं। नकुल के दिल में गरज गूंजी, उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसी पल शिवम हरकत में आया। वह सीधे पत्थर की दीवार की ओर दौड़ पड़ा। लड़के, आज तू मरेगा, नकुल ने ठंडी आवाज में दहाड़ते हुए शिवम का पीछा किया। उसका इरादा था पहले शिवम को मार डालने का, फिर आराम से पत्थर की दीवार हासिल करने का। यहाँ शिवम को छोड़कर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी अवज्ञा करे। लेकिन जैसे ही शिवम कुछ दूरी आगे बढ़ा, उसे अचानक गहरा झटका महसूस हुआ। उसके दिल में अकारण एक तीव्र संकट भाव उभरा। अगले ही पल उसके सामने पड़ा एक फूटॉन अचानक बदल गया। वो एक भयानक बाघ में बदल गया, दहाड़ता हुआ शिवम की ओर झपटा। तेज हवा चीख उठी, नुकीले पंजे चमके और सीधे शिवम के सिर की ओर लपके। उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी, निस्संदेह डिवाइन एम्परर रेल्म की और साधारण डिवाइन एम्परर से भी कहीं अधिक। शिवम ने जरा भी देर नहीं की। उसने तुरंत फर्स्ट क्लास वॉरियर आर्मर सक्रिय कर लिया। एक चमकदार परत उसके पूरे शरीर को ढक गई। कड़क बाघ के पंजे फर्स्ट क्लास वॉरियर आर्मर से टकराए और तेज कर्कश ध्वनि गूंज उठी। कवच टूटा नहीं, लेकिन शिवम की गति रुक गई। पीछे से नकुल पहुंच चुका था। उसने हथेली से वार किया, जो सीधे फर्स्ट क्लास वॉरियर आर्मर पर पड़ा। कवच कांपा, पर फिर भी उसने वार को रोक लिया। मेरे आर्मर ब्रेकिंग वार को देखो, नकुल ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी हथेली में एक चांदी का भाला प्रकट हुआ, जिससे भयानक तरंगें उठने लगीं। महाविनाशक, यह निस्संदेह एक महाविनाशक हथियार था, अत्यंत भयानक। नकुल ने चांदी का भाला उभारते हुए शिवम पर फिर से वार करने ही वाला था कि तभी आसपास के अन्य फूटॉन भी एक एक कर बदलने लगे। कुछ फूटॉन विशाल भेड़ियों में बदल गए, कुछ ड्रैगन का रूप लेने लगे तो कुछ विशाल पक्षियों में। कुछ और फूटॉन मानव आकृति में बदल गए, जिनके हाथों में युद्ध तलवारें थीं और वे हमला करने लगे। क्षण भर में ही 10 से अधिक आकृतियां शिवम और नकुल दोनों पर टूट पड़ीं। फूटॉन से बनी ये आत्माएं अत्यंत शक्तिशाली थीं, जिससे दोनों के दिल में खतरे की हल्की सी लहर दौड़ गई। शिवम ने तुरंत गोविंद स्टोन बीड्स निकाल ली। गोविंद स्टोन बीड्स के भीतर से प्रचंड आंधियां निकल पड़ी, सामने की ओर लपकी और उन प्राणियों से टकराईं। गड़गड़ाहट, वे प्राणी तीव्र पवन से कुछ देर के लिए रुक गए, लेकिन वही पवन भी बुरी तरह कांप उठी, जैसे किसी भी पल बिखर जाएगी। नकुल के पास अब शिवम पर हमला जारी रखने का समय नहीं था। उसके शरीर पर पहना हुआ रोब भी चमक उठा और एक प्रकाश पर्त ने उसे ढक लिया। उसका रोब स्काई सोल्जर आर्मर जैसा ही था, बल्कि उसकी रक्षा क्षमता फर्स्ट क्लास आर्मर से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। साथ ही उसने अपने हाथ का भाला घुमाया, भाले की छाया निकली और कई फूटॉन प्राणियों को एक ही वार में उड़ा दिया। लेकिन तभी और भी फूटॉन चारों ओर से बदलने लगे। कम से कम 1000 फूटॉन, सभी अलग अलग आकृतियों में बदल चुके थे। असल में इन्हें जीव कहना भी सही नहीं था। ये केवल छापों से बनी शक्तियां थीं, जिन्हें अस्थायी रूप से जीव कहा जा सकता है। हजारों छाया आकृतियां एक साथ शिवम और नकुल की ओर देखने लगीं। इसी समय सेलेस्टियल क्लैन के अन्य जीनियस और इनर के बड़े लोगों के कोर शिष्य भी वहां पहुंच गए। ये दृश्य देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। यहाँ आओ, इन प्राणियों को रोकने में मेरी मदद करो, मैं शुभम को मार डालूंगा, नकुल ने जोर से चिल्लाया। नकुल ने दूसरों को इशारा किया कि वे आकर उन फूटॉन जैसे प्राणियों को रोके, ताकि वह अपने हाथ खाली करके पूरी ताकत से शिवम से निपट सके। अब बड़ी संख्या में फूटॉन से बने प्राणी उन पर टूट पड़े थे।
इस स्थिति में नकुल के लिए अपने हाथ पूरी तरह मुक्त कर पाना मुश्किल था और वह शिवम पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहा था। अगर वह पूरी शक्ति से हमला न करे तो शिवम के फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की रक्षा को तोड़ना असंभव था। फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर की रक्षा को भेदने के लिए उसे पूरी ताकत झोंकनी ही होगी। जाओ, हमला करो। सेलेस्टियल क्लैन और सेलेस्टियल मास्टर्स के कोर शिष्य तेजी से शिवम की ओर झपट पड़े। आगे बढ़ते ही उनके शरीर से चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने अत्यंत उच्च स्तर के कवच पहने हुए थे जो फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर के समान थे। उनकी रक्षा शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। यही उनका भरोसा था, नहीं तो वे इतने सारे फूटॉन रूपी प्राणियों के बीच कूदने की हिम्मत कभी नहीं करते। इसी समय उनके हाथों में एक एक कर हथियार प्रकट हो गए। इन हथियारों से शक्तिशाली तरंगें निकल रही थीं। ये सभी महान हथियार थे। स्विश स्विश। अभी वे पूरी तरह पास भी नहीं पहुंचे थे कि उनके हमले पहले ही उड़कर निकल गए। ये हमले नकुल के आसपास मौजूद फूटॉन से बने प्राणियों की ओर गए और उन्हें रोक दिया। इसी तरह नकुल के हाथ पूरी तरह मुक्त हो गए। शुभम। नकुल की आंखों में ठंडी चमक थी। उसकी नज़र शिवम पर टिकी हुई थी। इस समय शिवम ने ग्रेट विंड तकनीक का उपयोग किया। उसकी आकृति लगातार चमकती रही। वह फूटॉन से बने एक एक प्राणी के हमलों को चकमा देता हुआ आगे की ओर भागता रहा। मारो, नकुल ने जोर से चिल्लाया। उसके सुनहरे बाल हवा में लहराए। चांदी का भाला घूमता हुआ निकला और कई फूटॉन आत्माओं को उड़ा दिया। वह बिजली की तरह कदम बढ़ाकर शिवम का पीछा करने लगा। सेलेस्टियल क्लैन और इनके कोर शिष्य भी पूरी ताकत से आगे बढ़ चुके थे। इतने लोगों ने एक साथ हाथ बढ़ाया और लगातार फूटॉन प्राणियों पर वार किए, उन्हें नकुल के पास पहुंचने से रोके रखा। इस तरह नकुल की गति में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई और वह कई बार शिवम के बेहद करीब पहुंच गया। स्विश। चांदी का भाला आकाश को चीरता हुआ चांदी की बिजली की तरह शिवम की ओर बढ़ा। शिवम को फूटॉन प्राणियों से भी निपटना पड़ रहा था और चांदी के भाले की गति बहुत तेज थी। एक पल के लिए वह बच नहीं सका और भाला सीधा उस पर आ लगा। केंग धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। फर्स्ट क्लास आर्मर से बना सुरक्षा कवच जोर जोर से कांपने लगा। शिवम को एक प्रचंड शक्ति ने आगे की ओर धकेल दिया। ठीक सामने कई फूटॉन प्राणी दहाड़ते हुए उसकी ओर टूट पड़े। शिवम ने तुरंत गोविंद स्टोन बीड्स के भीतर की शक्ति खींची और उन फूटॉन प्राणियों को रोक दिया। इसी क्षण शिवम को महसूस हुआ कि उसका फर्स्ट क्लास स्काई आर्मर लगभग सीमा पर पहुंच चुका है। इतनी शक्तिशाली मार, ये पूरी तरह डिवाइन एम्परर के ट्रिपल स्तर के बराबर है। शिवम भीतर ही भीतर चौंक गया। यह नकुल सच में भयानक था। बड़े हथियार का उपयोग करने के बाद उसकी आक्रमण शक्ति वास्तव में एक असली डिवाइन एम्परर ट्रिपल के समान थी। ये शिवम द्वारा पूरी ताकत से जेड स्टिक चलाने से भी अधिक शक्तिशाली थी। लड़के, अब मरने के लिए तैयार हो जा। नकुल की आंखों में क्रूर हत्या की चमक फूटी। चांदी का भाला फिर से शिवम की ओर भेज दिया। पहला वार शिवम के फर्स्ट क्लास वॉरियर आर्मर की रक्षा तोड़ने के लिए था और दूसरा वार सीधे उसकी जान लेने के लिए। यही नकुल की योजना थी। शिवम की प्रतिभा भले ही अत्यंत शक्तिशाली हो और उसे अपने अधीन कर लिया जाए तो उसे भारी लाभ हो सकता हो, लेकिन नकुल साफ देख चुका था कि शिवम का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह किसी के अधीन आए। जब वह वश में नहीं किया जा सकता और ऊपर से उसने उसे नाराज भी कर दिया था तो ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। स्विश। चांदी का भाला फिर से शिवम के सिर की ओर बढ़ा। खतरा। इस पल शिवम ने गहरा संकट महसूस किया। सामने वाले का हमला डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर तक पहुंच चुका था। ये बेहद भयावह था। अगर वह सीधे वार खा गया तो अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद भी वह गंभीर रूप से संकट में पड़ जाएगा। डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर का हमला उसके हर कोशिका तक को नष्ट करने के लिए काफी था। इस समय शिवम के पास केवल दो विकल्प थे। पहला, आइस कैलाश स्टिक से नकुल के हमले को सीधे रोकना। लेकिन भले ही वो आइस कैलाश स्टिक को पूरी तरह उकसार दे, उसकी युद्ध शक्ति फिर भी नकुल से कम ही रहेगी। वह बच तो सकता है पर जरूर घायल होकर दूर फेंका जाएगा। अगर यह किसी और जगह होता तो बात और थी, लेकिन यहाँ चारों ओर फूटॉन से बने भयानक प्राणी थे। एक बार घायल होकर उछल गया और इन प्राणियों से घिर गया तो हालात और भी खतरनाक हो जाते। दूसरा तरीका, मूव टेक्निक का उपयोग करके यहाँ से निकल जाना। लेकिन शिवम को पूरा भरोसा नहीं था। ये जगह भारी दबाव से भरी हुई थी। यहाँ उड़ना भी मुमकिन नहीं था, तो क्या सच में मूव टेक्निक काम करेगी? पर इस समय कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? शिवम ने तय किया कि वह दोनों योजनाएं एक साथ अपनाएगा। उसने आइस कैलाश स्टिक को उकसाने की कोशिश करते हुए साथ ही बड़ी मूव टेक्निक भी सक्रिय कर दी। जैसे ही उसने मूव टेक्निक चलाई, उसने साफ महसूस किया कि आसपास भयानक दबाव है।
उसे ऐसा लगा मानो वह दलदल में फंस गया हो और चारों ओर से शक्तिशाली बल उसे खींच रहे हों। लेकिन शिवम को खुशी इस बात की थी कि यह शक्ति उसे पूरी तरह जकड़ नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अभी भी थोड़ी सी जगह मौजूद है। छूट जा, शिवम ने मन ही मन दहाड़ लगाई। उसने आइस कैलाश स्टिक को उकसाना पूरी तरह छोड़ दिया और सारी ताकत मूव टेक्निक में झोंक दी। अंततः शिवम को ऐसा लगा जैसे वह चारों ओर की खींचती ताकत से छूट रहा हो और उसकी आकृति उसी जगह से गायब हो गई। जब शिवम का शरीर उस स्थान से गायब हुआ, ठीक उसी पल नकुल का भाला वहां आ पहुंचा जहां शिवम खड़ा था। शिवम के गायब होते ही नकुल का भाला खाली हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा और सामने मौजूद एक फूटॉन से बने प्राणी के शरीर में छेद कर गया। वह प्राणी कुछ पल कांपा, फिर सीधा बिखर गया, दोबारा फूटॉन में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। इससे साफ हो गया कि फूटॉन से बने ये प्राणी अजेय नहीं थे, बस उन्हें हराना बेहद कठिन था। नकुल का वह वार लगभग उसकी चरम सीमा पर था और फिर भी वह केवल एक ही प्राणी को मिटा सका। कमबख्त, नकुल ने भीतर ही भीतर गरजते हुए आगे की ओर देखा। लगभग 100 मीटर दूर शिवम की आकृति फिर से प्रकट हो चुकी थी। सच ये था कि शिवम ने मूव टेक्निक का उपयोग किया था, लेकिन वह केवल 100 मीटर ही स्थानांतरित हो सका। 2 चैनल बन चुके हैं, अब अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं इसका। आप लोग को दोनों नए चैनल पर देखने मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर डाला हुआ है 2 सीरीज़ आएंगी, मिस्टीरियस मैन गंगा एंड अदर सीरीज़ जो कल नहीं आई थी। अल्टरनेट डेज में हम लोग डालते रहेंगे इस चैनल पर, और नए चैनल का लिंक हम लोग अभी शेयर करेंगे। आप लोग कल तक वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। कोलैब में डाल दूँगा, आप लोग को नज़र आ जाएंगे एपिसोड्स। लेंथ थोड़ा कम हो जाएगी, 20-30 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, बट वॉइस अच्छी होगी और रेगुलर कंटेंट उस पर मिलेगा।